सोचिए आपको एक सरकारी दफ्तर से एक चिट्ठी आती है हम्म। और उसमें लिखा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। ओके। क्यों? कोई कारण नहीं। क्या आपकी बात सुनी गई? नहीं। कैसा महसूस होगा? गुस्सा आएगा, बेबसी महसूस होगी, लगेगा कि ये कैसी मनमानी है। और यही वो पल है हाँ। जहां कानून का एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर सिद्धांत आपकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सिद्धांत जो शायद कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसे कानून की आत्मा माना जाता है। और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये वकील साहब की एक नई सीरीज है, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। आज का ये टॉपिक नेचुरल जस्टिस सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट्स के आधार पर ही चुना गया है। हाँ, आपने पूछा और हम इसका पूरा विश्लेषण लेकर आ गए, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय आखिर है क्या? क्या ये कोई मोटी सी कानून की किताब है? बिल्कुल नहीं। असल में ये किसी किताब में लिखा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे आप फेयर प्ले का नियम समझिए, कॉमन सेंस का कानून। ओके, फेयर प्ले। इसका सिर्फ एक मकसद है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि कोई भी फैसला लेने वाली अथॉरिटी, चाहे वो कोई सरकारी अफसर हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई ट्रिब्यूनल, बिल्कुल वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे। मतलब ये पावर पर एक तरह की लगाम है। ये कहता है कि आप फैसला लो, लेकिन एक तरीके से, एक प्रक्रिया से, और वो प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। सही कहा। और इसी के अंदर 3 मुख्य सिद्धांत आते हैं जो आज हम एक-एक करके समझेंगे। इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है नीमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ। सुनने में ये लैटिन फ्रेज थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, काफी भारी लगता है। लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। अच्छा, बस इतना ही? बस इतना ही। सोचिए, गांव की पंचायत में 2 लोगों में झगड़ा हो और पंच उनमें से ही एक बन जाए। क्या कोई उस फैसले पर भरोसा करेगा? कभी नहीं। कभी नहीं। कानून का एक बहुत पुराना सिद्धांत है, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर फैसला देने वाला ही पक्षपाती लगेगा तो सही फैसला भी गलत लगेगा और न्याय पर से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये नियम इतना बुनियादी है। सवाल यह है कि ये पक्षपात या जिसे हम बायस कहते हैं, ये कितने तरह का हो सकता है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायस हमें से साफ साफ नहीं दिखता। सही बात है। मोटे तौर पर 3 तरह के बायस कोर्ट्स ने माने हैं। पहला है पर्सनल बायस, यानी व्यक्तिगत तरफदारी या दुश्मनी। हाँ, मान लीजिए सिलेक्शन कमेटी में बैठा एक अफसर अपने ही किसी रिश्तेदार का इंटरव्यू ले रहा है, तो यहाँ पर्सनल बायस की आशंका है। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे सीधा है पिक्यूनरी बायस। पिक्यूनरी मतलब पैसे का मामला। बिल्कुल सीधा हिसाब है। अगर आपका उस केस में कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा है, चाहे वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो, तो आप उस केस से दूर रहेंगे। मतलब इसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। और तीसरा, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जल्दी पकड़ में नहीं आता, वो है डिपार्टमेंटल बायस या ऑफिशियल बायस। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये दिखता नहीं है। पर्सनल दुश्मनी या पैसे का मामला तो फिर भी शायद पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब कोई अफसर ये मानकर चलता है कि मेरा विभाग तो गलत हो ही नहीं सकता, या विभाग की पॉलिसी ही पत्थर की लकीर है, तो वो एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। मतलब वो सामने वाले की बात खुले दिमाग से सुन ही नहीं पाता। और इसी अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, एक क्रापाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का। ये केस स्टूडेंट्स के लिए समझना बेहद जरूरी है। हाँ, इसे कहानी की तरह समझते हैं। हुआ ये कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है। अब उस कमेटी के सदस्यों में से एक थे श्री नायडू, और मजे की बात यह कि श्री नायडू खुद भी उन कैंडिडेट्स में से एक थे जिनका सिलेक्शन होना था। क्या बात है! मतलब जो सिलेक्टर है वही कैंडिडेट भी है। एग्जैक्टली। अब जब कमेटी में उनका नाम चर्चा के लिए आया, तो उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए वो मीटिंग से बाहर चले गए। उन्होंने अपनी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सवाल ये था कि जब उन्होंने वोट ही नहीं दिया तो फिर सिलेक्शन गलत कैसे हो गया। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात कही। और क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा, यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने वोट दिया या नहीं, उनका उस सिलेक्शन कमेटी का सदस्य होना ही बाकी सदस्यों पर एक मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए काफी था। ये तो है। सोचिए, बाकी सब उनके दोस्त या सहकर्मी है, क्या कोई उनके खिलाफ खुलकर बोल पाएगा? शायद नहीं। एक अजीब सी झिझक आ जाती है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मानवीय मनोविज्ञान को पकड़ा। उन्होंने कहा कि हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि बायस हुआ ही था। अच्छा? हाँ, अगर बायस होने की उचित आशंका भी है और रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ बायस, तो वो पूरे फैसले को दूषित करने के लिए काफी है।
और कोर्ट ने पूरी की पूरी सिलेक्शन लिस्ट को ही रद्द कर दिया। वाह, इस केस ने यह तय कर दिया कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत सिर्फ कोर्ट पर नहीं बल्कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर लागू होंगे। ठीक है, तो पहला नियम हो गया कि फैसला लेने वाला पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उसका मन साफ होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? एक निष्पक्ष जज भी तो गलत फैसला दे सकता है अगर उसे पूरी कहानी ही ना पता हो। और यहीं से दूसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है कौन सा? कि आपको कहानी का दूसरा पहलू भी सुनना पड़ेगा। इसी को लैटिन में कहते हैं ऑडी एल्तरम पार्तम। फिर से लैटिन, इसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। हाँ, ये इंसानियत और इंसाफ की सबसे बुनियादी मांग है। आप किसी के खिलाफ तब तक कोई एक तरफा फैसला नहीं दे सकते जब तक आपने उसे अपनी बात रखने का, अपनी सफाई देने का पूरा मौका न दिया हो। बिल्कुल, लेकिन ये सुनवाई का मौका तो बहुत अस्पष्ट सा लगता है। प्रैक्टिकल तौर पर इसका क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। क्या मुझे बस एक चिट्ठी भेजनी है कि आओ और अपनी बात कहो, या मुझे एक पूरी कोर्ट की तरह सुनवाई करनी पड़ेगी वकीलों के साथ? इसकी सीमा कहाँ तक है? देखिए, फेयर हियरिंग का मतलब सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, इसके कुछ जरूरी हिस्से हैं। जैसे? सबसे पहला है नोटिस। जिस व्यक्ति के खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हैं उसे एक स्पष्ट नोटिस मिलना चाहिए, और उस नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि उस पर क्या आरोप है, कौन से सबूत उसके खिलाफ हैं। तभी तो वो अपना बचाव ठीक से तैयार कर पाएगा। मतलब आधा अधूरा या गोलमोल नोटिस देना नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। बिल्कुल। हमारे लाइसेंस वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। मतलब ऑफिसर को पहले एक नोटिस भेजना होगा जिसमें लिखा हो कि हम आपका लाइसेंस इन वजहों से कैंसिल करने की सोच रहे हैं, आपका क्या कहना है? सही है। और नोटिस के बाद आता है दूसरा हिस्सा, अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। यानी उसे अपनी कहानी बताने, अपने सबूत पेश करने और आरोपों को गलत साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत को जिस केस ने भारत में अमर बना दिया, वो हमारे संविधान के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अब जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे हिसाब से भारतीय संविधान के सबसे पावरफुल केस में से एक है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के पासपोर्ट का मामला पूरे देश के लिए आजादी का मतलब बदल सकता है। हुआ ये कि 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने जनहित का हवाला देकर जब्त कर लिया था। और उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया? कुछ नहीं बताया गया। उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया, सीधा फैसला सुना दिया। हाँ, सरकार ने दलील दी कि पासपोर्ट एक्ट उन्हें ऐसा करने की शक्ति देता है और इसमें सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं लिखा है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने भारत में कानून की परिभाषाएं बदल दी। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हाँ, जीने का अधिकार, वो सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है बल्कि गरिमा और निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ जीने का अधिकार है। और इस फैसले का असली जादू ये नहीं था कि मेनका गांधी को उनका पासपोर्ट वापस मिल गया। नहीं, असली जादू ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की व्याख्या ही बदल दी। हाँ, उन्होंने कहा कि संसद का बनाया कोई भी कानून सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता कि वो संसद ने बनाया है। तो फिर उस कानून की प्रक्रिया को फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल यानी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होना होगा। और बिना सुने किसी का पासपोर्ट जब्त करना किसी भी तरह से निष्पक्ष या न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस केस ने नेचुरल जस्टिस को एक मामूली कानूनी सिद्धांत से उठाकर एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया। तो हमने दो बातें समझी। पहला, फैसला लेने वाला निष्पक्ष हो। दूसरा, वो दोनों पक्षों को सुने। अब मान लीजिए हमारे लाइसेंस वाले केस में अफसर ने आपको नोटिस भी दिया, आपको सुना भी, लेकिन आखिर में एक लाइन का ऑर्डर दे दिया, आपकी दलीलें खारिज की जाती हैं, लाइसेंस कैंसिल। क्या ये काफी है? वही तो। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत तस्वीर में आता है, स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन्ड डिसीजन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपका फैसला बोलना चाहिए। राइट। उसे बताना चाहिए कि वो उस नतीजे पर क्यों पहुंचा। सोचिए, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और आपको एक लाइन का ईमेल आता है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। क्यों? क्या मेरे मार्क्स कम थे? क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था? या किसी और को फेवर किया गया? आप अंधेरे में रह जाते हैं। बिल्कुल सही। कोई भी अथॉरिटी जब कोई ऐसा फैसला लेती है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं तो उसे अपने फैसले के पीछे का तर्क लिखित में देना होगा। इसके फायदे क्या हैं? 3 बड़े फायदे हैं। पहला, पारदर्शिता आती है। पता चलता है कि फैसला सोच समझ कर लिया गया है, मनमाने ढंग से नहीं। दूसरा, जिस व्यक्ति के खिलाफ फैसला आया है
उसे पता चलता है कि वो हारा क्यों, तभी तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर पाएगा। ये बताते हुए कि फैसले में क्या कानूनी गलती है। और तीसरा ये कि ये खुद फैसला लेने वाले अधिकारी को भी अनुशासित करता है कि वो भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तर्क और सबूतों के आधार पर ही निर्णय ले। इस पर सीमेंस इंजीनियरिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 का केस एकदम साफ कहता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारण बताना एक स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान है। ये मनमानी के खिलाफ एक मजबूत कवच है। सीमेंस केस ने इसी अंधेरे को खत्म किया। उन्होंने कहा कि कारण बताना अथॉरिटी का काम मुश्किल नहीं करता, बल्कि नागरिक को शक्ति देता है और सिस्टम में भरोसा बनाता है। तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये लागू कहाँ होते हैं? सिर्फ कोर्ट में? नहीं, यही तो इनकी खूबसूरती है। ये हर उस जगह लागू होते हैं जहां कोई अथॉरिटी किसी व्यक्ति के अधिकारों पर असर डाल रही है। जैसे कि किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकालना, किसी छात्र को यूनिवर्सिटी से निकालना, किसी का बिजनेस लाइसेंस या परमिट रद्द करना, किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना, यहाँ तक कि किसी पर टैक्स पेनल्टी लगाना। मतलब दायरा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता? कानून में हर नियम के कुछ अपवाद तो होते ही हैं। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अदालतें इन अपवादों को बहुत ही संभल कर और बहुत कम मामलों में ही इस्तेमाल करने की इजाजत देती हैं। ये कोई फ्री पास नहीं है? नहीं। जैसे पहला अपवाद है इमरजेंसी। जब देश में आपातकाल लगा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई गंभीर खतरा हो, तो प्रक्रिया को तेज करने के लिए सुनवाई के मौके को सीमित किया जा सकता है। और दूसरा अपवाद है इम्प्रैक्टिकलिटी, मतलब अव्यावहारिकता। हाँ, जब इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हों कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुनना संभव ही न हो। जैसे सरकार कोई पॉलिसी बना रही है जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, तो हर एक से पूछना प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। और इस पर एक जरूरी केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल 1985 का। इसमें क्या हुआ था? इसमें कोर्ट ने माना था कि अगर किसी कर्मचारी पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप हैं, तो उसे नौकरी से निकालने से पहले लंबी चौड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई में सुनवाई के नियम को छोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को लिखित में बहुत ही ठोस और गंभीर कारण देने होंगे। ये एक रूटीन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है, मेमोरी लॉक। हाँ, इन मुश्किल लगने वाले लैटिन शब्दों को याद रखने का कोई आसान तरीका? बिल्कुल, ये बहुत आसान है। बताइए। नीमो जूडेक्स इन काउजा सुआ में जूडेक्स को पकड़ो। जूडेक्स मतलब जज। अच्छा, जूडेक्स मतलब जज। तो इसका मतलब हुआ नो जज इन हिज ओन केस। जैसे ही नीमो जूडेक्स दिखे, दिमाग में आना चाहिए कोई अपने केस में जज नहीं बनेगा। ठीक है, ये आसान है। दूसरा, ऑडी अल्टरम पार्टम में ऑडी को पकड़ो। ऑडियो मतलब सुनना, तो दूसरे पक्ष को सुनो। एग्जैक्टली। और स्पीकिंग ऑर्डर तो सीधा है, फैसला बोलना चाहिए, यानी अपने कारण बताने चाहिए। और परीक्षा में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे सिर्फ सिद्धांतों के नाम और परिभाषा लिखकर आ जाते हैं, जो कि काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, तो वो है A.K. क्राइपाक और मनेका गांधी। आपके जवाब में इन केस का जिक्र होना ही चाहिए। आपको समझाना होगा कि A.K. कृपाक फैसला लेने वाले की नीयत को साफ रखने की बात करता है, और मनेका गांधी फैसला लेने के तरीके को साफ रखने की बात करती है। वाह क्या बात है। एक कर्ता को देखता है, दूसरा प्रक्रिया को। बिल्कुल, ये 2 केस आपके जवाब में जान डाल देंगे। तो नेचुरल जस्टिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, ये बस निष्पक्षता, सामान्य ज्ञान और न्याय के वो सिद्धांत हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जिसके हाथ में शक्ति है वो उसका दुरुपयोग ना करे। ये कानून की आत्मा है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंतिम परिणाम। सही कहा। अगर प्रोसेस फेयर नहीं है तो सही नतीजा भी अपनी विश्वसनीयता खो देता है। बिल्कुल। अगर आपने इन सिद्धांतों को समझ लिया, तो आप सिर्फ एक कानून के छात्र नहीं, बल्कि न्याय के एक सच्चे प्रहरी बन रहे हैं। कोर्टरूम में जब आप इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप सिर्फ एक केस नहीं लड़ रहे होंगे, बल्कि आप एक अकेले इंसान को एक शक्तिशाली सिस्टम की मनमानी से बचा रहे होंगे।
यही कानून की असली ताकत है। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं। जरूर। आज के डिजिटल युग में जब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसले ले रहा है, चाहे वो लोन अप्रूवल हो या किसी की जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना हो, तो हम नेचुरल जस्टिस के इन मानवीय सिद्धांतों को वहां कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या एक मशीन निष्पक्ष सुनवाई कर सकती है? क्या एक एल्गोरिथम रूल अगेंस्ट बायस का पालन कर सकता है, जबकि उसे बनाने वाला इंसान खुद बायस से भरा हो सकता है? सोचिएगा जरूर। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।